समाज का जो सर्वजन है उसका ख्याल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रखती है। यही कारण है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। पूरा देश में एक ब्राह्मणीकरण, हिंदुत्व हो रहा है, मनुवादीकरण हो रहा है। 4-5 साल के अंदर पूरा सेना को भगवा कर देंगे। ये फांसीवादी सिस्टम होगा, उसमें पार्लियामेंट की जगह पर प्रश्न सिस्टम है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के मन से पूरा देश को लाना है। कॉमरेड, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक दलित राष्ट्रपति के बाद एक आदिवासी राष्ट्रपति, आखिर क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी? आरएसएस का जो कार्यनीति, उसका रणनीति है, देश भारत का जो है भगवाकरण, और 2025 में जब आरएसएस का स्थापना का 100 साल होता है, तब तक हिंदू राष्ट्र का उद्घाटन जी। और उसके साथ साथ जो है, जैसे अमित शाह जैसे जो नेता लोग बोलता है, कम से कम 35-40 साल तक जो है ये बीजेपी का शासन लगातार चलते रहेंगे। उसके लिए एक वोट बैंक तैयार करना है। अच्छा, भगवाकरण का वोट बैंक। इसलिए जो योगी ने 80-20 का नारा दिया था, मतलब 20% मुस्लिम और 7 ताकतों अल्पसंख्यकों के खिलाफ, 80% जो है ब्राह्मणीय ताकतों को इकट्ठा करना है। लेकिन ब्राह्मण क्षेत्र तो 7% है, बाकी 80% में 73% कहाँ से आएंगे जी। उसके लिए ओबीसी का सेक्शन को लाया, और ये दलित को लाने के लिए जो है नया तरीके से प्रयास कर रहा है। और दलित में जो शिक्षित लोग हैं, उनको एक नया ब्राह्मण का रूप देकर के उनको आकर्षित करता है। उसमें कांचीराम ने जो शुरू किया था, कम्युनिस्ट मुख्य दुश्मन है, ये सब घोषणा करके जो कांचीराम मायावती जब शुरू किया था, ये दलित पॉलिटिक्स, उसको भी इस्तेमाल कर रहा है करके। अभी कोविंद को प्रसन्न बनाने के टाइम से उन्होंने दलित का एक बड़ा सेक्शन को अपना वोट बैंक में लेके गया। दलितों के ऊपर आक्रमण बढ़ रहा है, औरतों के ऊपर तो पूरा आक्रमण हो रहा है, तब भी जो है उन्होंने दलित का एक बड़ा सेक्शन को अपना वोट बैंक में लेके गया सब राज्यों में। अब उसके साथ अभी आदिवासी जो है, आदिवासी का इतिहास जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने का इतिहास है। आदिवासियों को जो हीरोस जो है जी, और वो असुर है, ये असुर को खत्म करके देव का जीत का लेकर के आपका दुर्गा पूजा सहित जी सब कुछ जो पूजा पाठ सब कुछ जो ब्राह्मणवाद के साथ है, वो सब आदिवासियों का इतिहास के खिलाफ है। और तब भी जो है अभी आदिवासियों का भी जो है बीच में काम करते करते उन्होंने जो है आदिवासियों को बड़ा सेक्शन को ये अपना पक्ष में लाने का प्रयास किया, उसमें सफल हो रहा है। और उसको मजबूत करने के लिए अभी द्रौपदी को राष्ट्रपति बनाया। और उसका एक प्रतीकात्मक विषय है, द्रौपदी इधर से जाने के पहले एक ब्राह्मण क्षेत्र मंदिर में जाकर के उसको झाड़ू लगा के साफ करके गया है जी जी। मतलब आदिवासी का जो संस्कृति सबको तोड़ते हुए ब्राह्मणवादी का सेवक बनकर के वो प्रसन्न बन रहा है। इस तरीके से जो है एक बड़ा हिंदुत्व सेशन हो रहा है। पूरा देश में एक ब्राह्मणीकरण, एक हिंदुत्व सेशन हो रहा है, मनुवादीकरण हो रहा है, और मनुवादीकरण के द्वारा 80% का वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ये जो स्थिति में ये पहुंचने के टाइम है, अभी जो 2024 का वोट में इलेक्शन में उसको आसानी से जीतने का स्थिति पैदा हो रहा है, क्योंकि ये नारे के आधार पर उन्होंने विपक्षों को सबको तोड़ रहा है। उसके लिए बाकी आर्थिक ताकत और सत्ताधारी अधिकार जो सबको इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सबको जोड़ते हुए एक आरएसएस का जो रणनीति के खिलाफ, उसका मनुवादी रणनीति के खिलाफ
संघर्ष करने के लिए कोई पार्टी, विपक्षी पार्टी हो या पार्लियामेंट्री वामपंथी पार्टी है, नहीं आ रहा है। इसलिए वो नया नया जीत हासिल कर रहा है। एक एक राज्य में विपक्षी को तोड़ करके वो आगे बैठ रहा है। एक खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति को परिवर्तन करना है तो हमारा बोलना है, ये स्थिति को परिवर्तन करना है तो आरएसएस का जो धार्मिक आधार, ये इसका सांस्कृतिक आधार और इसके खिलाफ जो है बहुत बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मतलब मनुवादी हिंदुत्व विचार के खिलाफ बहुत बड़ा लड़ाई लड़ते हुए जो है उसको पराजित कर सकता है। और उसके लिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला का इसको छोड़ते हुए नए रूप में विपक्षी लोग भी आना पड़ेगा और वामपंथी भी आना पड़ेगा और बहुत बड़ा मोर्चा तैयार करना पड़ेगा। नहीं तो वो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये अग्निपथ योजना जो है, जो अग्निवीर सेना में 4 साल के लिए जवानों की भर्ती, क्या ये सही में जनता के लाभ के लिए या उनके स्वार्थ पूर्ति के लिए है? ये तो बहुत दिन से नागपुर में उनका थिंक टैंक्स जो है, आरएसएस का थिंक टैंक्स को चर्चा करके ये रणनीति तैयार किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग क्या है, हमारे देश का जो इवन सीपीएम का जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी भी जो है, इसको सेना का निजीकरण का एक प्रक्रिया के रूप में इसको चिन्हित किया है। जी जरूर सेना का निजीकरण का सब विषय तो है, मुख्य विषय नहीं है। 17 साल से 21 साल का जो तक का उम्र का युवक को आर्मी में भर्ती करके, बाकी आर्म फोर्सेस में भर्ती करके तो 4 साल को ट्रेनिंग दे करके तो 4-5 साल के अंदर पूरा सेना को भगवा करेगा। और अभी जो सेना का अंदर जो है पुराना वो सबको निकाल देंगे और सेना के अंदर पूरा भगवान होगा। एक दूसरा जो अग्निवीर 4 साल के बाद बाहर आना शुरू करेंगे और उसको लाखों करके अग्निवीर को गाँव गाँव तक जो है लगा करके एक देश का मिलिट्राइजेशन भी करेगा, सैनिकीकरण। और उसमें क्या होगा, बिल्कुल कुछ बोलने का अधिकार जो है अभी भी वो बंद कर रहा है। इनके किसी खिलाफ बोलने वाले सबको देश नहीं बोल के पढ़ के जेल में डाल रहा है। जी, ये स्थिति जो है बहुत आक्रामक रूप लेंगे क्योंकि ट्रेन अग्निवीर आरएसएस का फोर्स के रूप में गांव गांव तक मिलिट्राइजेशन करेंगे। ये है खतरनाक स्थिति। इसके बारे में बोलने का भी हिम्मत जो है हमारा बड़ा राजनीतिक पार्टी दिखाता नहीं है। ये फांसीवादी सिस्टम होगा, उसमें पार्लियामेंट की जगह पर प्रेसिडेंट सिस्टम हो जाएगा। मेन चीज तो फांसीवादीकरण है। ये देश होते रहेगा और आपका पूरा अधिकार खत्म हो जाएगा और विरोध करने वाला सबको ऊपर आक्रमण होगा और उसको इस्तेमाल करते हुए आपका निजीकरण, ये कॉर्पोरेटाइजेशन सब और तेजी से आगे लगेगा। आरएसएस तो आरएसएस आर्थिक नीति क्या है, पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के नीचे पूरा देश को लाना है। बिल्कुल, वो तो पूरा हो जाएगा, पूरा अभी हो रहा है। अभी बाकी क्या बचा हुआ अभी वो भी खत्म कर देगा। पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा हर क्षेत्र का और उसका मतलब जनता का कोई अधिकार नहीं होगा। और अभी कॉर्पोरेट का हाथ में अभी तक कुछ चंद 100-150 कॉर्पोरेट के हाथ में पूरा देश का संपत्ति का 75% हो चुका है और भी आगे हो जाएगा। इसके मदद करने के लिए 11 लाख करोड़ रुपया अभी सरकार का जो सरकार ने जो जवाब दिया है आरटी का सवाल, इन्होंने मान लिया है 11 लाख करोड़ रुपया का जो कर्ज है कॉर्पोरेट का बैंक में, वो सबको नहीं रोका। बाकी जो आपका पेट्रोल का दाम कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए और ये खाने का चीज का दाम कम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन 11 लाख करोड़ रुपए जो है बैंक से पूंजी तो ये कर्ज जो है वो माफ कर दिया, वो प्रोवाइड किया है। ये हमारे देश में ये स्थिति है। इसका मतलब सबसे बहुत तेजी से कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है, कॉर्पोरेट फासिस्ट हो रहा है।
कॉर्पोरेट फासिस्ट जो है। कॉमरेड, देश की जनता जो है भाजपा के ये जो नीति है उसको कुछ हद तक समझ भी पा रहे हैं। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी फैला हुआ है हर तरफ से, तो इसमें कोई शक नहीं कि जनता के मन में भाजपा के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश है। तो ऐसा भी संभव है कि 2024 के चुनाव में जनता वो आक्रोश निकाल सकती है। तो उस स्थिति में अगर सरकार बदलती है तो क्या हो सकता है? ये नया फासीवाद बोलता है इसको। ये दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवाद का नवोपनिवेशीकरण के नीचे जो अभी जो फासीवाद जो बढ़ रहा है, ये नया रूप का फासीवाद है। और ये फासीवाद का अवस्था करीब 40-45 देश में अभी है, और नए नए देश तो इसके नीचे आ रहा है। और अलग अलग धार्मिक संस्था को इस्तेमाल करके दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका में, एशिया में, कई राज्यों में हो रहा है। इसके खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। उसका ये प्रतिफलन है, आप श्रीलंका में देख रहे हैं। श्रीलंका में हमारा मस्तिष्क जो हम लोग देख रहे हैं उसका प्रतिफलन है। जनता सड़क में आकर के जो है सबको भगा दिया, बिल्कुल। लेकिन अभी आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको नेतृत्व देने का नायक एक क्रांतिकारी पार्टी नहीं है। और इसी तरह का जो आक्रोश, इसी तरह उभराव दक्षिण अमेरिका में कई राज्यों में हो गया। और उसके बाद चुनाव आ गया। चुनाव में जो है प्रगतिशील ताकत से मिलकर के एक सरकार बना करके इसको परिवर्तन करने का प्रयास भी चल रहा है। इस प्रयास 2024 के पहले अगर हमारा विपक्षी लोग जो है ये जो स्थिति का गंभीरता समझ करके आगे आएंगे, तब इनको पराजित कर सकेगा, तो ये जनता का ये आक्रोश को एक नया रूप दे सकता है। अगर नहीं होगा तो आप बीजेपी का आक्रमण, आरएसएस का आक्रमण और मजबूत हो जाएगा, और जनता को एक ही रास्ता रहेंगे, विस्फोटक स्थिति में जनता पहुंच जाएंगे, एक विस्फोटन होगा। और जैसे श्रीलंका में जो हो रहा है उसका बहुत बड़ा रूप में भारत में हमारे सामने जनता का अवसर देने आएंगे। अभी आपने देखा है जो किसान का आंदोलन, किसान तो आंदोलन ने कितना प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सब तोड़ गए, सब कुछ तोड़ते हुए जैसे आप फिल्म में देख रहे हैं, उसी तरह जो है कितना संगठित तरीके से किसान मार्च करके दिल्ली का बॉर्डर पर पहुंचे। ये स्थिति जो है ये भी तो होने वाला है, ये में फिर होने वाला है। किसान अगर कर सकता है, कल उसके साथ किसान के साथ मजदूर भी जोड़ सकता है, विद्यार्थी जोड़ सकता है, युवक जोड़ सकता है। ये सब मिलेगा तो श्रीलंका में जो हो गया उसका 100 गुना बड़ा स्थिति भारत में होगा। ये सब कुछ संभावना है। और लेकिन ये चीज हमको समझना चाहिए, अभी 2024 में हम चुनाव में एक विपक्षी पार्टी का अलायंस अधिकार में आने से भी आपातकाल के बाद जो बहुत जल्दी जो परिवर्तन हो सका, ऐसे नहीं हो सकेगा। क्योंकि आरएसएस ने सिस्टमैटिक तरीके से पूरा व्यवस्था के अंदर बहुत परिवर्तन कर चुका है। ब्राह्मणीकरण किया है, मनवादीकरण किया है, और सुप्रीम कोर्ट तक जो है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है प्रगतिशील, थोड़ा सा प्रगतिशील सोचने वाला एक भी बचा नहीं है, सबको निकाल दिया है। अब ये जो अभी रिटायर हो रहा है अभी रमना भी जाने के बाद अब कोई नहीं है। ये और सब क्षेत्र में जो है मिलिट्री के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हर क्षेत्र में जो है ब्राह्मणीय जो व्यवस्था का जो प्रभावशाली सेक्शन जो है वो बढ़ चुका है। और कानूनों में भी ऐसा परिवर्तन किया है, जैसे लेबर कानून से परिवर्तन करके 4 कोड में आ गया। और किसान का आंदोलन का, किसान का खेती का कॉर्पोरेट का 3 कानून जो है वापस लेने का उन्होंने एग्री किया। लेकिन अभी किसान आंदोलन को तोड़ते हुए उसको कॉर्पोरेट को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। जन क्षेत्र में आक्रामक तरीका है। इसका मतलब ऐसा स्थिति हो रहा है, इसको खिलाफ बहुत बड़ा क्रांतिकारी उपहार जो है हमारे देश में, अपराइजिंग जो है हमारे देश में होना चाहिए। उसके लिए हमको काम करना चाहिए। ये तो हमारा सीपीएम और रक्षा का बोलना है।
देश की जनता ये कह रही है कि भाजपा जो है वो विशेष धर्म के लोगों को अभी जिस तरह से टारगेट कर रही है, इसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा है और वो है हिंदुत्व राज्य। क्या लगता है आपको इस पे कितनी सच्चाई है? हिंदुत्व राज्य जो है ये साम्राज्यवाद का नीतियों को लागू करने का नीति है। हिंदुत्व राज्य जो है पुराना अर्थव्यवस्था में जाना नहीं है, पूंजीवादी साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था का एक हिस्सा के रूप में मूलभूत परिवर्तन ला करके कुछ कॉर्पोरेट का अधिकार मतलब ये तो न्यू ब्राह्मण फोर्स है। ये जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण होगा ये, लेकिन जो कॉर्पोरेट ताकत जो है न्यू ब्राह्मण फोर्सेस का हाथ में पूरा अधिकार, बाकी सब जो है उनका सहमत, यही हो रहा है। उसमें शिक्षा व्यवस्था को देखिए, नया शिक्षा व्यवस्था क्या है, पूरा आपका आरएसएस का शिक्षा व्यवस्था है। पुराना जो आपका जो पूरा मतलब जो ब्राह्मण क्षेत्र शिक्षा व्यवस्था है वही सुझाव कर रहा है। और महिलाओं का बारे में नीति क्यों ला रहा है, वो महिलाओं को ज्यादा गुना बना रहा है। तो हर क्षेत्र में उन्होंने जो नीति कानून बना रहा है और ये एक सेक्शन को टारगेट करके जो घृणात्मक स्थिति पैदा कर रहा है, ये सब जो है हिंदू राष्ट्र का दिशा में है। और उसमें कोई संदेह नहीं है 2024 में वो जीत जाएगा तो 2025 में भारत को हिंदू राष्ट्र का घोषणा करेंगे और तेजी से भगवागर करेंगे, आपका ये मिलिटराइजेशन करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। तो लड़ना बड़ा आगे मुश्किल रहेगा, तो इसलिए कितना जल्दी हमको इसके खिलाफ लड़ेगा उतना अच्छा है। ये बड़ा चुनौती है हमारे सामने। आपके पार्टी के भी सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, आप लोग क्या प्रयास हमारा पार्टी अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा पार्टी नहीं है, तभी हमने जो बंगाल का चुनाव के टाइम में सीपीएम ने बोला ममता मुख्य खतरा है, बीजेपी को जीतने से भी जो है बीजेपी जीतने से भी हमको ममता को पराजित करना बोल करके उन्होंने सब सीट में प्रत्याशी खड़ा किया कांग्रेस के साथ मिलकर के। अच्छा, तब हमने बोला ये तो सुइसाइडल नीति है और इसको विरोध करते हुए हमने जो है नो वोट बीजेपी का एक मंच बना करके बुद्धिजीवी लोग सबको इकट्ठा किया और किसान आंदोलन के लोगों को भी उसमें लेकर के भाषण वगैरह दिया और उसमें बीजेपी को पराजित कर सका। हम तो उसमें हैं। और उसके बाद अभी जैसे यूपी का इलेक्शन हो गया, हमने बोला यूपी का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल किसी न किसी तरह जो है योगी को पराजित करना चाहिए। हमने बहुत दिन से प्रयास किया, मीटिंग बुलाया, सब वामपंथी को सबको बुलाया, आइए हम लोग सब मिलकर के डिफीट बीजेपी सेव डेमोक्रेसी का ये मंच बनाएंगे, हम लोग कैंपेन करेंगे। बहुत कम लोग आया, ये सब लोग जो है क्योंकि सीपीएम अभी भी इसको फासिवाद नहीं समझ रहा है। बिल्कुल सीपीएम का भी पार्टी कांग्रेस में जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है उसमें इसको फासिवाद नहीं समझ रहा है। और वही जो क्या कुछ अधिनायक जो है मतलब ब्यूरोक्रेटिक अधिनायक ऐसा समझता है वो लोग और ज्यादा उसको। और उसी तरह बाकी कोई पार्टी भी है, तथाकथित वामपंथी पार्टी भी जैसे सीपीएम और स्टार जो है 2018 से जो बोल रहा है, निरंतर बोल रहा है ये नया फांसीवाद है, ये बढ़ रहा है, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। उसके लिए आपको ये एक फांसीवाद विरोधी मंच तैयार करना चाहिए। इसको स्वीकार करने के लिए अभी भी बहुत लोग तैयार नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और उसको हमको ऐसे करना पड़ेगा। हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, हमारी जो पार्टी कांग्रेस जो 12वीं पार्टी कांग्रेस हो रहा है केरल में, और उसमें हम लोग राज्य सम्मेलन चल रहा है। हर राज्य सम्मेलन में हम लोग जो है टारगेट कर रहा है आरएसएस फांसीवाद के खिलाफ भारत का जनता एकजुट हो जाओ और जनवाद को बचाओ, ये नारा देकर के हम लोग जो है ये हमारा राज्य सम्मेलन कर रहा है, फिर पार्टी का कांग्रेस करेंगे। उसके आधार पर कई सब राज्य में हम लोग कुछ फोर्सेस को इकट्ठा किया हुआ है, उनको लेकर के हम लोग इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा रणनीति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।